नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब ममता बनर्जी में बेसब्री बढ़ चुकी है और वो बेसब्री इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अब उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में कूदना है और कहीं ना कहीं वो अपने आप को 2024 आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद की दावेदार भी मानती हैं। लेकिन ये सपना पूरा होगा या नहीं होगा, लेकिन उनकी कोशिशें इस समय जरूर ऐसी हैं जिससे कि ये बिल्कुल साफ हो गया है कि ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की अगुवाई में एक एंटी बीजेपी फ्रंट बनाना चाहती हैं और उस फ्रंट में तृणमूल कांग्रेस एक मुख्य भूमिका में नजर आएगा। 21 जुलाई को शहीदी दिवस मनाया था तृणमूल कांग्रेस ने और उस भाषण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ममता बनर्जी ने कही थी और वो मैं आपको यहाँ पर पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। और वो इसका एक प्रूफ है कि ममता बनर्जी की बेसब्री कितनी ज्यादा बढ़ गई है, उनमें बेचैनी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने शहीदी दिवस अपने वाले भाषण में उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास समय बर्बाद करने के लिए नहीं है, कम से कम हम लोग साथ बैठकर 27, 28 और 29 जुलाई को जब मैं दिल्ली आती हूं तो कम से कम हम साथ बैठें और हमारे पास केवल 2.5 से 3 साल का वक्त है, मिलकर लड़ना होगा और लोकतंत्र को बचाना होगा। ये बात उन्होंने अपने शहीदी दिवस के भाषण में कही थी। यानी कि ममता दीदी बिल्कुल भी कोताही नहीं चाहती हैं। जिस तरीके का ढीला ढाला एक रवैया 2019 में देखा था, जिसमें कि एंटी बीजेपी फ्रंट को लेकर न नेतृत्व था, न समन्वय था, न कोई रणनीति थी, जिसकी वजह से एंटी बीजेपी फ्रंट 2019 का और 2014 का भी अगर आप देखें तो वो बिल्कुल विफल रहा था। और अब इस समय ममता बनर्जी अपने आप को एक ऐसे नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर रही हैं कि ममता बनर्जी ही मोदी जी का तोड़ हो सकती हैं और इसको लेकर तमाम कोशिशें इस समय जारी हैं। अब आपको बता दें कि ममता बनर्जी 25 जुलाई से और 29 जुलाई तक यहाँ पर वो दिल्ली में रहेंगी और उनका जो कार्यक्रम है तो उसमें यही है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगी। अगर उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से टाइम मिल जाता है तो उनसे भी मिलेंगी। और इससे भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण एजेंडा है कि वो तमाम विपक्षी दल, चाहे वो सोनिया गांधी हो, शरद पवार हो, अरविंद केजरीवाल हो या फिर लेफ्ट के लीडर्स हो, उनका एजेंडा क्लियर है कि समय रहते रहते वो सारे विपक्षी दलों को एकजुट करना चाहती हैं। और साथ में सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इन सारे विपक्षी दलों को ममता दीदी बंगाल मॉडल समझाना चाह रही हैं कि पश्चिम बंगाल का मॉडल क्या है। और इस मॉडल का जो नारा है, सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि गुजरात नहीं, बंगाल इज द आइडियल मॉडल। इट्स नॉट गुजरात बट बंगाल इज द आइडियल मॉडल। यानी कि बंगाल मॉडल को समझाने के लिए ममता दीदी पश्चिम बंगाल से चलकर दिल्ली आ रही हैं। बहुत सारे एजेंडे हैं, लेकिन मुख्य एजेंडा यही है कि एक एंटी बीजेपी फ्रंट को बनाया जाए। लेकिन दिल्ली आने के पहले पहले तृणमूल कांग्रेस ने किस तरीके का एक ग्राउंड वर्क तैयार किया। 21 जुलाई को शहीदी दिवस का एक बहुत बड़ा सा भाषण था। अलग अलग शहरों में जायंट स्क्रीन्स लगाई गई। यहाँ पर दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अलग अलग जो विपक्षी दल के नेता थे, जो बड़े नेता, उन्होंने उनकी स्पीच को सुना और जो उन्होंने अपना भाषण दिया था वो 3 भाषाओं में दिया, बंगाली, अंग्रेजी और हिंदी भाषा में। और इसके अलावा अन्य राज्यों में भी जहां पर इस भाषण की लाइव स्ट्रीमिंग हुई तो उस भाषण में को वहां की भाषा में अनुवाद किया गया ताकि लोगों को समझ में आ सके। और जिस दिन 21 जुलाई का जो उनका शहीदी दिवस वाले दिन बड़े बड़े पोस्टर्स भी लगाए गए थे और उस पोस्टर्स में देखा गया था कि 2 तरीके की तुलना की गई थी। एक ये था कि 3 महीने पहले जो तृणमूल का नारा था कि बंगाल अपनी बेटी चाहता है, और 3 साल बाद का तृणमूल का नारा है जिसे देश चाहता है। तो बिल्कुल मंशा इस समय बिल्कुल साफ है ममता बनर्जी की, वो अपने आप को एक राष्ट्रीय
राजनेता के रूप में उभर कर दिखाना चाहती हैं और इसके लिए तृणमूल ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। विपक्ष को एकजुट करने में सबसे बड़ी समस्या यह है कि उस एकजुट विपक्ष में कांग्रेस का क्या रोल होगा। जैसे एनडीए में जितने भी दल हैं अब तो घट गए हैं, वे सब बीजेपी को नंबर 1 पार्टी मान रहे हैं और निश्चित रूप से बीजेपी की सीटें बहुत ज्यादा हैं, तो वो उसको कंट्रोल भी कर पा रहे हैं। विपक्ष में कांग्रेस की वह स्थिति नहीं है। अब 40-50 एमपी हैं, बाकी कई पार्टियां जिनके कि 10 या 12 या 15 एमपी हैं, तो वे उसको वह महत्व नहीं देंगे जो कि एनडीए के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वे बीजेपी को देते हैं। कई जगह कांग्रेस और जैसे टीआरएस दोनों आमने सामने हैं। यूपी में भी कांग्रेस अपनी जगह बनाना चाहती है और न मायावती उनको साथ रखना चाहती है, न एसपी रखना चाहती है। तो यूपी में वो विपक्षी एकता कैसे होगी? तो ये बहुत बड़ी चुनौती है जो सिर्फ ममता की नहीं, किसी भी विपक्षी नेता की, जो कि देश भर में एनडीए के खिलाफ एक एकजुट विपक्ष बनाना चाहता है, उसके सामने कांग्रेस और बाकी क्षेत्रीय दलों की एकता एक मुश्किल चीज लग रही है। बाकी क्षेत्रीय दलों का एक मंच बन सकता, मुझे ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी का मुख्य अभी मकसद है कि जैसे केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र है, तेलंगाना है, पंजाब में जैसे कांग्रेस है या महाराष्ट्र में गठबंधन है, उन सबको मिला के एक गठबंधन बनाया जाए और मे भी कांग्रेस शायद बाहर रहे। मुझे नहीं लगता कि ऐसे गठबंधन में कांग्रेस शामिल होगी। और अगर अगले चुनाव हुए तो कांग्रेस जहां उसकी ताकत है, जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, वहां पर तो निश्चित रूप से क्षेत्रीय दलों का कोई वजूद नहीं है, वहां वो अपनी ताकत से लड़े और बाकी राज्यों में जो क्षेत्रीय दल हैं वे लड़े और इस तरह से कांग्रेस अलग रह के, थर्ड फ्रंट अलग रह के और ये बीजेपी को चुनौती दे और अगले चुनाव के बाद अगर ऐसी स्थिति आए तो फिर कांग्रेस और थर्ड फ्रंट मिल के सरकार बनाए। ये मुझे लग रहा है ममता बनर्जी का अभी मकसद है। तृणमूल कांग्रेस के जो राज्यसभा एमपी हैं डेरेक ओब्रायन, उन्होंने फ्राइडे को यानी कि शुक्रवार को ये कहा कि ममता बनर्जी को पार्लियामेंट्री पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है। यानी कि ममता एक ऐसी इकलौती लीडर हैं जो कि बिना सांसद हुए वो संसदीय दल का नेता चुनी गई हैं। अब आपको बता दें कि यहाँ पर कोई न नियम है न कानून है, क्योंकि ये किसी भी पार्टी का अंदरूनी मामला होता है और इसमें कोई भी वरिष्ठ सांसद या नेता अगर पार्टी चाहे तो वो बना सकती है। तो बंगाल का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब तृणमूल का अपना डिसीजन रहा है कि अब क्योंकि ममता बनर्जी को राष्ट्रीय राजनीति में कूदना है, उनको एक अहम भूमिका निभानी है, इसलिए उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष चुन लिया गया है। यानी कि ममता अब सीधे तौर पर अपने पार्टी की संसदीय दल की नेता है। इसका मतलब यह है कि अगर कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अलग अलग जो विपक्षी दल हैं और उनके पार्लियामेंट्री बोर्ड्स को बुलाते हैं तो उसमें सबसे पहले ममता बनर्जी पहुंचेंगी, वो भी तृणमूल कांग्रेस के बिहाफ पर, यानी कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से। दूसरी बात यह है कि ममता ने जिस तरीके से मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाया, खासकर पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान और पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने के बाद भी जो एक इमेज उनकी बन रही है कि ममता बनर्जी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तोड़ हो सकती हैं, तो एक ये भी वजह है जिसकी वजह से उन्हें पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। उनकी बेबाक, तेज तर्रार जो एक छवि है वो ऐसा लगता है कि वही है जो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकती हैं। और लगातार वो केंद्र सरकार को घेरती भी आई हैं और खासकर अभी जब से पेगासस जासूसी कांड हुआ है या कृषि कानून को लेकर है या फिर अभी हाल में जो दैनिक भास्कर के ऑफिसेज में जो इनकम टैक्स की रेड्स पड़ी थी और बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर, ये तमाम वो इश्यूज हैं जिन पर मुख्यमंत्री के बतौर नहीं बल्कि एक तृणमूल कांग्रेस की विपक्षी दल की नेता होने के नाते ऐसा लग रहा था कि ममता बनर्जी ने बिल्कुल हमला अपना बढ़ा दिया है नरेंद्र मोदी की सरकार पर। और ये सारी चीजों में अगर कोई चीज सहयोग कर रही है तो वो है ममता बनर्जी का साथ प्रशांत किशोर का। जी हाँ, प्रशांत किशोर ने अपना जो ममता बनर्जी के साथ अग्रीमेंट है वो 2026 तक बढ़ा लिया है, वो करार उनका बढ़ गया है।
और ये इससे साफ जाहिर है कि 2024 में जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में 2019 में पश्चिम बीजेपी को 18 सीटें मिली थी, 2014 में केवल 2 सीटें मिली थी, तो अब 2024 में ममता बनर्जी बीजेपी का विजयी रथ रोकना चाहती हैं और अकेले पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर एक एंटी बीजेपी फ्रंट बनाकर वो इस काम को करना चाह रही हैं। और अगर प्रशांत किशोर, जैसा कि उन्होंने एग्रीमेंट अपना साइन किया है, तो जाहिर सी बात है कि प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के साथ हैं और ममता बनर्जी के कहने पर प्रशांत किशोर, ऐसा लगता है कि वो शरद पवार से मिले, फिर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मिले, तमाम लीडरों से वो मिल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये जो एंटी बीजेपी फ्रंट बनाने की बात हो रही है 2024 के लिए, उसमें प्रशांत किशोर की मौजूदगी ममता बनर्जी को काफी फायदा पहुंचाएगी। तो ये तमाम जो इस समय अटकलें लग रही हैं कि असली खेल अब शुरू होगा ममता बनर्जी का, क्योंकि उन्होंने शहीद दिवस के भाषण के दिन कहा था कि खेला दिवस 16 अगस्त से मनाया जाएगा और जहां जहां बीजेपी की मौजूदगी है, जहां जहां पर बीजेपी का राज्य है, अलग अलग राज्यों में, अन्य राज्यों में बीजेपी का सफाया करने के लिए अब तृणमूल इसकी अगुवाई करेगा, यानी कि अन्य राज्यों में भी खेला दिवस मनाया जाएगा और असली खेल अब शुरू होगा। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुसीबतें बढ़ सकती हैं अगर वाकई में ये इस दिल्ली दौरे में ममता बनर्जी कोई एक ठोस मीटिंग के तहत विपक्षी दलों के साथ मिलकर एक साझा रणनीति बनाने में अगर कामयाब हो जाती हैं, तो वो ममता बनर्जी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन ममता बनर्जी को ये भी पता है कि बिना कांग्रेस के ये सपना केवल सपना ही रहेगा, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस की एक नेशनल एक्सेप्टेबिलिटी है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे गवर्नेंस हो, इसका कांग्रेस को अनुभव है। और इन चीजों के बिना सिर्फ जो रीजनल पार्टीज हैं उनके दम पर ममता बनर्जी इस नेशनल कोएलिशन को, या ग्रैंड अलायंस अगर आप कह लीजिए, या महागठबंधन कह लीजिए 2024 के चुनाव का, तो वो नहीं बना पाएंगी। लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी मतभेद भी हैं पार्टी में बहुत सारे, अलग अलग राज्यों में जो रीजनल पार्टीज हैं उनके साथ भी कांग्रेस का कोई बहुत ज्यादा इस समय मेल मिलाप नहीं है, तो वो एक बड़ी चुनौती है। लेकिन क्या अपने राजनीतिक मतभेदों को पीछे छोड़कर ये सारी जो राजनीतिक दल हैं, क्या वो ममता बनर्जी का हाथ थामेंगी ताकि ममता बनर्जी की अगुवाई में ये एक एंटी बीजेपी फ्रंट बनाया जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से शहीदी दिवस के दिन ममता बनर्जी ने कहा कि अब अपने संघीय ढांचे को बचाने का समय आ गया है, लोकतंत्र को बचाने का समय आ गया है, तो क्या ये सारी सेक्युलर पार्टीज अब क्या एक हो पाएंगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजयी रथ है वो ममता रोक पाएंगी या नहीं रोक पाएंगी? लेकिन सबसे पहला जो परीक्षा की घड़ी है वो है 2022 का चुनाव, जिस साल 7 राज्यों में चुनाव है और फरवरी के महीने में 2022 में 5 राज्यों में चुनाव है। तो सबसे पहला टेस्ट विपक्षी एकजुटता का 2022 का चुनाव होगा और अगर 2022 में बीजेपी को परास्त करने में ये विपक्षी पार्टी सफल हो जाती हैं तो इनके लिए आगे की राह भी आसान हो सकती है। लेकिन पॉलिटिक्स में 2.5 से 3 साल एक बहुत लंबा समय होता है और क्या चीजें पलटेंगी, कैसे पलटेंगी, किसका पलड़ा भारी होगा, कौन नीचे जाएगा, कौन ऊपर होगा, इसके बारे में अभी कहना बहुत जल्दबाजी है। लेकिन हाँ, ममता बनर्जी ने बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अब वो राष्ट्रीय राजनीति में कूदेंगी, मोदी जी को पटकनी देंगी, मोदी सरकार को घेरेंगी और क्योंकि उन्हें संसदीय दल का अब अध्यक्ष चुन लिया गया है तो जितनी भी अगुवाई हो सकेगी, जितने भी इश्यूज पर, वहां ममता बनर्जी अब आगे से आगे कदम ताल मिलाती हुई नजर आएंगी सारी विपक्षी पार्टीज को लेकर। और बाकी विपक्षी पार्टीज जो बिल्कुल इस समय एक मरी हुई अवस्था में नजर आ रही हैं, उनमें भी ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी जान फूंकने का काम करने के लिए आ रही हैं दिल्ली में। तो ममता बनर्जी का ये दिल्ली दौरा बहुत अहम होगा और जैसा मैंने कहा कि जो पहली परीक्षा की घड़ी है वो 2022 का चुनाव है, लेकिन एक
बहुत बड़ा मुद्दा जो इस दिल्ली के दौरे में है वो है बंगाल के मॉडल को विपक्षी पार्टीज के समक्ष रखना। अब वो बंगाल का जो मॉडल है, बंगाल मॉडल, is it going to be acceptable to all the opposition parties? How can there be a consensus as far as the strategy is concerned, as far as the political cooperation is concerned? ये सारी बड़ी चीजें हैं जिसको लेकर ये देखना होगा कि क्या कोई साझा रणनीति ममता बनर्जी बनाने में सफल हो पाती है या नहीं सफल हो पाती। लेकिन अब सारी निगाहें होंगी ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे पे, क्योंकि ममता का दिल है अब दिल्ली में। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317 और दूसरा ट्विटर हैंडल है @neelu_on_the_move। और गूगल प्ले स्टोर पर हमारा सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखते रहिएगा आज का एजेंडा और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।